क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस का नियम। इस वीडियो में गॉस के नियम को इतने शानदार तरीके से बताऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है इस चीज को भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ गॉस के नियम का ये फार्मूला जो कि फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा क्योंकि डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गॉस के नियम को समझना है तो इस वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। छोटी सी वीडियो में आपको गॉस का नियम पूरा समझा के जाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि गॉस का नियम होता क्या है। तो गॉस के नियमानुसार मतलब कि गॉस के नियम के अनुसार बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी बंद पृष्ठ होगा तो उस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा, बेसिकली जो गॉस का नियम है ये वैद्युत फ्लक्स पर ही आधारित है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा ना, उस पृष्ठ से परिबद्ध जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो इससे ही हमें फार्मूला भी मिलता है कि जो फाई ई है ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा कि Q/ε0। कहने का मतलब ये कि Q यानी जो भी आवेश होगा उसका क्या होगा 1/ε0 गुना होगा। तो इस बात को अगर इस तरीके से लिखे तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले का डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज मैंने लिखा हुआ है, एक एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझाऊंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन करने से पहले आपको ये फिगर समझ में आनी चाहिए। फिगर अगर समझ गए तो बाकी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। 2-3 स्टेप अगर आप याद रखते हैं तो बाकी ये जो हमारा गॉस का नियम है बिल्कुल अच्छे तरीके से डेराइव हो जाएगा, इसका डेरिवेशन आप कर ले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको ये फिगर समझनी पड़ेगी। अगर फिगर समझ गए तो ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इस फिगर की बात करें तो सबसे पहले आपको एक गॉसियन पृष्ठ लेना है और इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर होगा आपका धनावेश। एक धनावेश है जो कि बिंदु O पर है और इस धनावेश से बिंदु P की दूरी, यहाँ पे बिंदु P है। ठीक है, इसके अगले हिस्से पर ये हमने अल्पांश भाग लिया है। इस अल्पांश भाग में ये P बिंदु स्थित है और इस P बिंदु तक की दूरी जो है ये क्या है R है। ठीक है, यानी Q से लेकर के P बिंदु तक की दूरी R है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने अल्पांश भाग लिया है तो इसका क्षेत्रफल भी होगा। तो इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है DA इसलिए लगा है क्योंकि ये अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है और ये वेक्टर में रहेगा। और यहाँ पे बात करें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो वेक्टर E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वेक्टर E है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ इस DA के कारण बिंदु O पर, यानी इस DA यानी कि क्षेत्रफल के कारण, यानी अल्पांश क्षेत्रफल के कारण बिंदु O पर जो धन कोण आंतरित हो रहा है, यानी घन कोण आंतरित हो रहा है, उस घन कोण का नाम है d ओमेगा। घन कोण क्या हो रहा है? d ओमेगा आंतरित हो रहा है। बस इतनी सी बात समझ गए ना, आगे आपको एक एक चीज मैं समझाते चला जाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है आपको सूत्र का निगमन करने के लिए, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, तो प्लस क्यू आवेश ये है और P बिंदु ये है। यहां पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q, यानी यहां पे वही आवेश लिखा जाएगा जिस आवेश की बात हो रही है। तो ये प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू हमने लिख दिया और इसके बीच की दूरी क्या है? R है। तो जो दूरी होगी उसका स्क्वायर, तो R का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला स्टेप। उसके बाद से अगले स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप है DA के कारण बिंदु O पर आंतरिक घन कोण क्या होगा। तो आंतरिक जो घन कोण होगा यहाँ पे इस अल्पांश भाग के कारण बिंदु O पर जो आंतरिक घन कोण है वो क्या है? d ओमेगा है। और d ओमेगा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? d ओमेगा का फार्मूला होता है DA cos θ/r²। इसको याद करना ही पड़ेगा, इसको तो याद करना पड़ेगा। DA cos θ/r² d ओमेगा बराबर होता है, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 समीकरण आप लोग हमेशा याद रखेंगे, 2 स्टेप आपको याद रहेगा, फिर आगे के स्टेप होते चले जाएंगे। आपने जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था तो उसमें फॉर्मूला पढ़ा था कि E.DA होता है। यहाँ पे DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले निकालेंगे, यानी इस अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसकी गणना करें तो क्या हो जाएगा? d फाई ई मतलब कि अल्पांश भाग का जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी बात हो रही है। ठीक है, बराबर में हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। यहाँ पे E और DA का क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है तो इसके साथ cos थीटा घटक जुड़ जाएगा तो d फाई ई बराबर हो जाएगा E DA cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपके पास वेक्टर हो और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो तो E DA cos थीटा हो जाता है, cos थीटा एक घटक जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस होता तो यहाँ पे sin थीटा जुड़ जाता है। ये बात आपको 11th क्लास में बताई गई होगी। ठीक है, इतना समझने के बाद से
क्या करना है, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है, यहाँ से ई का जो वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा निकला है ना, इस ई की जगह पे समीकरण 1 वाला जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे, रख देंगे। तो डी फाई ई की जगह पे डी फाई ई बराबर में ई की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। और उसके बाद से डी ए कॉस थीटा बच गया है, तो डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। ये केवल हमारे पास अल्पांश भाग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हुई है, ठीक है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें, यानी संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसकी बात करेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। चीजें वही है, वही चीजें यहाँ पे हैं, बस इधर भी इंटीग्रेशन लग गया है और इधर भी इंटीग्रेशन लग गया है। इंटीग्रेशन लगा देंगे, उसके बाद से इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई, क्योंकि अब संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, यहाँ पे अल्पांश की बात हो रही थी। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो संपूर्ण पृष्ठ की बात होने लगी। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q का मल्टीप्लाई 1 में हुआ है तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म हमेशा ही वैसे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा इंटीग्रेट करते समय, ठीक है। और उसके बाद से बाकी चीजों का इंटीग्रेशन लगा देंगे और बच क्या गया है, डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर बच गया है, तो इसका इंटीग्रेशन लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है भाई, समीकरण 2 में यही तो है कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, यही ना। तो यही चीज हम अगर मान लो कि यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर है, तो इस पूरे जगह पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 2 में हमने ये पढ़ रखा है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद से हमारे पास इंटीग्रेशन डी ओमेगा का हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है वो 4 पाई होता है, याद रखेंगे। पाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी ओमेगा की जगह पे 4 पाई रखेंगे, तो यहाँ से 4 पाई और यहाँ से 4 पाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाई ई बराबर निकल के आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। और इसी फार्मूले को हमें गणना करनी थी, तो यहाँ से ये फार्मूला जो है प्रूव्ड हो गया। होप करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक एक स्टेप समझ लीजिएगा और इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।